चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास का मकसद क्या है? बहुत ही टू द पॉइंट बात करते हैं। और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इस बीच में कि सर 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ें। ये क्वेश्चन आपने ही पूछा था, 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ें। या 2 साल का। ये प्रश्न आपका था। 1 ईयर करंट अफेयर्स और 2 ईयर कितना हम कवर करें, ये प्रश्न आपने ही हमसे पूछा था, हाँ या ना? ये प्रश्न क्या आपके दिमाग में चल रहा है, हाँ या ना? मुझे इसके बारे में बताइए। क्या ये सवाल आपको भी परेशान करता है? 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ें यूपीएससी के लिए, प्री के लिए, या 2 साल का करंट अफेयर्स पढ़ें? हाँ या ना प्लीज मुझे बताएं। ये सवाल आपको परेशान कर रहा है? ये आपने ही पूछा था, राइट? ये आपने ही पूछा था, बताएं मुझे, यस या नो? पढ़ाई के दौरान आपको ये परेशानी होती है? चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो ये सबसे बड़ा मिथ है। इस सवाल को पूछने वाला व्यक्ति करंट अफेयर्स के बारे में बेसिकली जानता ही नहीं कि करंट अफेयर्स क्या होता है, ठीक है? वो सिर्फ अपना फंडामेंटल जो है वो नहीं जानता कि करंट अफेयर्स बेसिकली यूपीएससी के लिए क्या होता है। करंट अफेयर्स सभी एग्जाम्स के लिए होता है, एसएससी के लिए होता है, पीसीएस के लिए होता है, बैंक पीओ के लिए होता है, ठीक है? यहां तक कि तमाम जो है वो वनडे एग्जाम के लिए भी हमारे पास करंट अफेयर्स आते हैं। और मार्केट में ये किताब ओवरलैप करती है, इंफॉर्मेशंस ओवरलैप करते हैं। छोटी पत्रिका से लेकर मोटी पत्रिका तक आपको मार्केट में मिलता है और उसी के आधार पे आप अपना एक कॉन्सेप्ट तय कर लेते हैं कि यार ये करंट अफेयर्स 1 साल का पढ़ें या 2 साल का पढ़ें। और आप इन एग्जाम्स को, ठीक है, इन एग्जाम्स को इसके साथ मर्ज कर देते हैं, ठीक है? वही किताबें उठा लाते हैं, चलो वार्षिकांक दे दो, एक हमें एनुअल रिपोर्ट दे दो, एक फलाना चीज दे दो, और उसी के हिसाब से आप तय कर लेते हैं कि बेसिकली आपका जो है फंडामेंटल वो किस रूप में सामने आएगा। बस यही हमसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जब आप, कितने लोग हैं जो डेडिकेटली इस समय उनकी जिंदगी में एक ही सपना है, यूपीएससी? कितने स्टूडेंट हैं जो ये मानते हैं कि वो सिर्फ यूपीएससी के लिए बने हैं, यूपीएससी और नथिंग, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे आईएफएस हो, जो भी है, मुझे जाना लबासना से ही होकर है। मेरी दुनिया का जो मेरे सपनों का दरवाजा है वो लबासना है। अगर आपका सपना केवल और केवल यूपीएससी है, इसमें मैं आपको इंक्लूड करता हूं पीसीएस वालों को भी, क्योंकि पीसीएस में भी अब प्रश्नों की गंभीरता, यानी कि जो हम लोग कहते हैं ना सीरियसनेस ऑफ क्वेश्चन, वो बहुत बढ़ चुकी है, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। तो यहां पर इन दोनों को मैं लेकर चलूंगा। अगर आप ये सपना देखते हैं तो आज मैं आपको जो मैथोलॉजी बताता हूं उस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। विद एग्जांपल आपको मैं इसके साथ जोड़ूंगा, राइट? तो सबसे पहले जो करंट अफेयर्स वर्ड आप समझते हैं वो ये नहीं है, ठीक है? वो 1 साल या 2 साल का नहीं है। जब आप यूपीएससी को टारगेट करते हैं, जब आपके लिए सब कुछ यूपीएससी है, ठीक है, और जब आप यूपीएससी में जाते हैं तो आपको समझना पड़ेगा किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का, किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में, जो भी आपके पास कोई सूचना है, कोई समाचार पत्र में चीज आई है, ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर में कोई भी बात आ गई आपके, उसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं स्टैटोडायनेमिक, स्टैटोडायनेमिक 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्टैटिक और डायनेमिक। जिसको तुम करंट अफेयर्स कहते हो उसको मैं डायनेमिक पोर्शन कहता हूं। स्टैटिक का मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो गया, ध्यान से समझते जाना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एक्सवाइजेड, जो भी आप सब्जेक्ट यहां पर पढ़ते हो, आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी। और डायनेमिक पार्ट हो गया इसका स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब हो गया सिद्धांत, जो टीचर उसके बेसिक प्रिंसिपल बताता है, ठीक है? जैसे ज्वालामुखीयता का सिद्धांत, वल्केनिसिटी का सिद्धांत क्या होगा, तो आपने वल्केनिसिटी का सिद्धांत समझा कि भाई हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ अर्थक्वेक, प्रिंसिपल ऑफ वल्केनिसिटी क्या होती है, इरोजन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, आपने एक बेसिक सिद्धांत समझा, राइट? इसी तरह इकोनॉमिक्स में आपने सिद्धांत समझा कि बैंक रेट क्या होता है, ठीक है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो क्या होता है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, हमारा जो है करंट अकाउंट डेफिसिट, वो किसे कहते हैं।
सिद्धांत पढ़ने के बाद याद रखिएगा यूपीएससी एक बहुत बड़े रेंज में एग्जाम लेता है। यूपीएससी एग्जाम की सबसे बड़ी खास बात होती है अपना रेंज, यानी परास कहीं गुना बढ़ा देता है। यानी इसमें जो सिलेबस का डोमेन होता है वो बहुत ज्यादा रेंज के साथ होता है। ये परास है इसका, ये हर साल जो है अलग अलग डायमेंशन में अपना रेंज को बढ़ाता जाता है। अब ये क्या काम करता है, इन्हीं सब्जेक्ट्स का जो डायनेमिक पोर्शन है वो इंक्लूड कर देता है। बड़े ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि मैं ये एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूं जो हमारे बच्चे प्री दे रहे हैं ये तमाम तरह से, उस श्रृंखला के साथ इनको जोड़ो। अभी भी हमारे पास पर्याप्त समय है बहुत अच्छा करने के लिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, यहां पर मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इसका डायनेमिक यानी जो गतिशील पार्ट है, पहला तो ये हो गया गतिशील पार्ट जो है, यानी कि जो मूवमेंट कर रहा है, इसमें नया विवाद क्या आ रहा है, नया मुद्दा क्या आ रहा है। तो यूपीएससी कह रहा है जो चर्चा में अभी चल रहा है उसको कॉन्सेप्ट की नजरिए से देखो। इसका कारण क्या है, आप लोग ये जानते होंगे, बार बार मैं ये कहता हूं कि कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ये जानते हैं ना कि एग्जाम, आप लोग खुद ये कहते हैं कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैं क्वेश्चन पूछता हूं कैसे भाई, आपने कहा सर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएंगे। आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा, अपने टीचर के मुंह से सुना होगा, सीनियर्स के मुंह से सुना होगा, भाई कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। सुना है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अरे गाड़ी थोड़े ना कि पानी मारा, कपड़ा मारा, क्लियर कर दिया, कोई शीशा भी नहीं है कि क्लियर कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर होता कैसे है ये तो मुझे बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर किसे कहते हैं। यूपीएससी इस अवधारणा को बड़े ध्यान से गौर से सुनना, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं और जो एग्जाम देंगे, दोनों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर होने की बात करते हैं तो यूपीएससी कहता है कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब होता है कि जो आज बात चल रही है सब कुछ समसामयिक है, आपको ये एग्जाम, ये सारा चीज जो है आज कंटेम्प्रोरी देना है। लेकिन मान लीजिए अभी एक चर्चा आई, एक खबर आई कि फलानी जगह एक वॉल्केनो फट गया, ठीक है, एक वॉल्केनो जो है वो इरप्शन हुआ, इससे बड़ी जानमाल का नुकसान हुआ। ये वॉल्केनो जो है वो काफी लंबे समय से जो है वो सुप्त अवस्था में था, डोरमेंट स्टेट में था, अचानक से फटा और इससे जो है बहुत ज्यादा भूकंपीय हलचलें हुई और इसके पता चला कि जो है वो इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब यूपीएससी आपसे चाहता क्या, पहले ये सुन लो, कॉन्सेप्ट क्लियर करना कहते किसको है, वो आपसे चाहता क्या है, इसको आप समझ लो और यहीं से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आज आपकी अवधारणा की करंट अफेयर्स में 1 साल पढ़ना है, 2 साल पढ़ना है, ये आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। आप खुद ही मुझे बता दोगे कि सर वाकई में 1 साल 2 साल पढ़ना है या इसके पीछे कुछ और लॉजिक है। तो वो कहता है चाहता ये है कि जब हम इस आज की खबर को कि भाई फलाने जगह ज्वालामुखी फट गया, तो वो तुमसे कहता है क्या तुम जानते हो कि ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी के फटने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। क्या तुम जानते हो कि ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें से किस प्रकार की जहरीली गैसें और पदार्थ निकलता है, इससे किस प्रकार का डिजास्टर क्रिएट होता है। अगर ये क्वेश्चन है, यूपीएससी तुमसे कहता है कि इस खबर को पहचानने के लिए या तो इस खबर को तुम रट लो, इस खबर को तुम रट लो, चाय की दुकान पे चुस्की लेते हुए बात करो, अरे यार फट गया, बहुत दिन से फटा नहीं था, ये ज्वालामुखी फट गया। एक तो ये चर्चा होती, ज्यादातर लोग समझते हैं कि यही करंट अफेयर्स है, फलानी जगह फट गया। लेकिन वो तुमसे क्या कहता है, वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो कहेगा कि इस खबर को एक यूपीएससी का एक सीरियस स्टूडेंट तभी समझ पाएगा जब इसके सिद्धांतों को समझ पाएगा। यानी आपकी ये खबर जो है वो जुड़नी चाहिए किसके साथ, आपके स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ, ज्योग्राफी के साथ। क्या होता है जब ज्वालामुखी फटता है, क्या वहां भूकंप की संभावना बनती है, तो क्या सभी प्रकार की ज्वालामुखियों में भूकंप की संभावना बनती है या खास प्रकार के ज्वालामुखियों में ही भूकंप की संभावना यानी अर्थक्वेक की संभावना बनती है। अर्थक्वेक आने पर क्या होता है, अर्थक्वेक की तीव्रता को कैसे मापते हैं, क्या तुम इसके बारे में जानकारी लेते हो। यानी इसी खबर को मैं अगर आधार बनाऊं तो इससे मैं इसके डायनेमिक सब्जेक्ट यानी स्टैटिक सब्जेक्ट के बारे में जानकारी ले पाऊंगा। तो यह होता है करंट अफेयर्स पढ़ने का पहला लॉजिक, यानी कि जो अभी खबर चल रही है इसको उठाते हुए मैं इसके बेस के बारे में जानकारी लूं, मैं यहां से प्रश्नों को क्या करूं, एक जो है इनपुट अपना देना शुरू करूं। दूसरा, इसका दूसरा पक्ष होता है जब वो कहता है कि जब आप इनको पढ़ रहे हो, मान लीजिए कई स्टूडेंट क्या होते हैं, वो नोट्स पढ़ लिए, अपना जो है वो कहीं से कुछ रट्टा कर लिए, फैक्ट पढ़ लिए, ये फलाना ये है जो है ज्वालामुखी यहां है, फलाना चीज यहां है, फलाना चीज यहां है, लेकिन इसका डायनेमिक पोर्शन वो नहीं जान पाए, बदलती चीजों के बारे में नहीं जान पाए। बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो जो है वो हवा के दबाव को पढ़ लेते हैं कि भाई ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, लेकिन जो नई चीजें हो रही, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हीट डोम बन रहा है, कनाडा अमेरिका में गर्मी बढ़ रही है, इसके बारे में उन्हें कोई अंदाजा नहीं होता है। यानी आपको आज की डेट में करंट अफेयर्स को अपने सब्जेक्ट के साथ जोड़कर बाई डायरेक्शनल व्यू आपको डेवलप करना पड़ेगा, दोनों साइड लगातार इसमें आपको चलकर इसके बारे में बताना पड़ेगा, राइट। तो ये होता है पहला, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब होता है
यूपीएससी कहता है कि ये जो बात चल रही है, जो बात तुम जानने की कोशिश कर रहे हो, जो आपने अखबार आज पढ़ा, तुम जब तक इसका बेस नहीं जानोगे, जैसे आपने पढ़ लिया कि जम्मू कश्मीर में डेलिमिनेशन कमीशन चला गया, ठीक है, वहां पर जो है वो सीमांकन होगा, लेकिन ये कमीशन है क्या, इसको शक्तियां किसने दी, क्या इसकी बात को चुनौती दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, ये काम क्या करेगा, किस आधार पर करेगा, क्या जनसंख्या इसका आधार है, क्या पॉलिटिकल पार्टी की शक्तियां इसका आधार है क्या आखिर ये, और कब तक ये कार्य करेगा, किस रूप में कार्य करेगा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जब तक आप उसका बेस नहीं समझोगे तब तक वो करंट अफेयर्स का जो है वो केवल आपके लिए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी केवल एक टुकड़ा रहेगा जिसको आप रोज रटोगे और जो नोट्स बनाओगे। आप क्वेश्चन पूछते हो कि सर इसके नोट्स बनाए या ना बनाए, आप ये क्वेश्चन पूछते रहते हो, लेकिन यहां पर जवाब इसलिए देना मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि जब तक आप इसका फंडामेंटल आपको नहीं बताऊंगा तब तक ये बताना आपके लिए मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चलें आगे। दूसरा, अब जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज आता है, राइट। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, चाहे वो आज की न्यूज़पेपर हो, चाहे कुछ भी हो। कई बच्चों ने पूछा कि 1 साल का पढ़े या 2 साल का पढ़े। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो न्यूज़ है, यहीं पर आप समझिएगा, जो न्यूज़ है या जो इंफॉर्मेशन है वो इश्यू है या इवेंट है, यानी ये मुद्दा है या ये घटना है। ज्यादातर जो मैंने छोटे छोटे वनडे एग्जाम का नाम लिया उसमें घटनाएं पढ़ी जाती हैं, ठीक है। जैसे आज कौन सा दिवस है, आज जो है वो कौन सी रिपोर्ट आई है, आज कौन सा जो है प्रधानमंत्री ये है, कौन सा राष्ट्रपति है, कौन सा नियुक्त हुआ, कौन सा हटा, किसकी मृत्यु हुई, ठीक है, किसको फलाना अवार्ड मिला, ये घटनाएं होती हैं, एब्सोल्यूट होती हैं। यूपीएससी खासतौर पे जो मुख्य परीक्षा की मैं बात करूं और प्री में भी बड़ा हिस्सा, वो इश्यूज पूछते हैं, मुद्दे। वो मुद्दे, कारण क्या होता है कि वो भारत के निर्माण और उसकी चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये एब्सोल्यूट होते हैं, ये एब्सोल्यूट होते हैं, निरपेक्ष होते हैं, इनका किसी के साथ कोई बहुत बड़ा लिंक नहीं होता। आप इसको फैक्ट के रूप में याद कर सकते हैं, फैक्ट के रूप में आसानी से याद करते हैं और आपको लगता है यही करंट अफेयर्स है। ये है, लेकिन ये जिन एग्जाम्स के लिए है वहां पर मैंने आपको इसका वर्णन कर दिया। अगर आप वनडे देना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से पढ़िए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आप छोटे छोटे एग्जाम देना चाहते हैं जहां फैक्ट इंपॉर्टेंट है वहां जाना, लेकिन जिस एग्जाम में आप जा रहे हैं, जो एग्जाम ही अपने आप को करंट बेस पे, जिसको हम लोग करंट कहते हैं, मैं इसको इशू बेस कहता हूं, कॉन्फ्लिक्ट बेस कहता हूं, ठीक है, वो एग्जाम का थीम ही स्टेटोडायनेमिक है, उसके लिए ये मेथड काम नहीं करेगा। अगर इस मेथड पे तो मैं आपको कहूंगा हाँ बेटा 1 साल पीछे से जा रहे हो या कोई और एग्जाम के लिए जा रहे हो 2 साल का पढ़ लो, ठीक है। आप जब फैक्ट पढ़ लेते हो तो आप 1 साल या 2 साल का पढ़ लो, इट्स ओके। बट इफ यू गो फॉर यूपीएससी एग्जाम और उसमें भी आपका ख्वाब है कि आप रैंक लेकर आओ, आप जो है वो रैंक होल्डर बनो, आपका नाम भी जो है वो बहुत ही गर्व से अखबारों में लिया जाए, आने वाली पीढ़ियां, आपके बाद के जो स्टूडेंट हैं आपको अपना रोल मॉडल बनाए, आपकी कहानियां पढ़े, आपके ऑटोग्राफ ले, उस सपने को फील करते हो, तो यहां पर तुम्हें अपना पढ़ने का मेथड बिल्कुल अलग करना पड़ेगा, राइट। और वो मेथड होगा तुम्हारा जिसको हम लोग बोलते हैं मुद्दे आधारित, यानी इशू बेस्ड, राइट, इशू बेस्ड। इसको हम लोग, और इशू बेस्ड इसलिए क्योंकि भारत के निर्माण में जो चुनौतियां आ रही हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको यूपीएससी में अधिकारी बनकर, जो ऑफिसर आप बनेंगे, वो ऑफिसर बनकर इन्हीं चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। क्या लगता है आज उत्तर भारत के बहुत सी जगहों पे, जैसे दिल्ली जैसी जगहों पे, पीने के पानी की कमी हो गई है, कई दिन तक पानी नहीं आ रहा है। अब आप मुझे बताइए, ऐसी अवस्था में जब लोगों के लिए जीवन का आधार पीने का पानी है, हरियाणा के साथ लगातार विवाद चलता रहा, वहां पे किसानों को लेकर बात चल रही है, परिवहन बाधित किया जा रहा है, नदियां दूषित हो रही हैं, ठीक है, कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स नहीं माने जा रहे हैं, लोग जो है वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं, महामारी का खतरा बना हुआ है। महामारी के खतरे को अगर लॉकडाउन लगाते हैं तो लोगों की आजीविका, जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। अगर लोगों को बाहर निकलने का मौका देते हैं तो बीमारी के बढ़ने का खतरा बढ़ा हुआ है। कितने भयानक चैलेंजेस हैं हमारे सामने जो हमारे देश की ग्रोथ को रोक रहे हैं। और देश के पास पोटेंशियल है, देश के पास युवा आबादी है, उसको स्किल देना है, उसको एजुकेशन देना है, उसको मेन स्ट्रीम में लेकर आना है, नहीं तो फिर अपराध भी बढ़ेंगे, आतंकवादियों को भारत में गढ़ बनाने के लिए मौका भी मिलेगा, धीरे धीरे इन चीजों का प्रसार तेजी से होता चला जाएगा।
तो ऑफिसर्स के सामने लगातार नई नई चैलेंजेस होते हैं। एक तो होता है चैलेंजेस और दूसरी तरफ एक ख्वाब होता है कि भारत के निर्माण में, यानी कि हम जो इंडिया के इस डेवलपमेंट में हम अपना योगदान दे सके। वहां पर इवेंट से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं मुद्दे, ठीक है, इश्यूज। वो इश्यूज जो कई बार विवादों को जन्म दे देते हैं। जैसे अभी आप किसान आंदोलन की बात करेंगे। अब जैसे किसान आंदोलन में आप फैक्ट पढ़ लें, आपने कानून उठाया, कानून के 3 पॉइंट्स पढ़ लिए और आपको लगा आपको सब कुछ आ गया। पर सवाल यह है कि भारत में किसानों का मुद्दा ये क्या आज का मुद्दा है? क्या ये एक एब्सोल्यूट केवल एक किसान एक जो है वो कानून से मिलकर बना हुआ मुद्दा है, या इसके पीछे भूमि सुधार, इसके पीछे जो असमानता, जो हमारी हरित क्रांति की वजह से भारत में किसानों के वर्ग में असमानता, जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान समृद्ध हुआ और बाकी देश का किसान जहां पर हरित क्रांति का प्रभाव नहीं आया वो पिछड़ता चला गया, क्या यह मुद्दा 1965 का नहीं है? या 1965 से पीछे चलते हैं, क्या कॉर्नवालिस के समय से जो जमींदारी प्रथा चली वो अपना रूप बदलकर आज भी बहुत बड़ी मात्रा में लैंडलॉर्ड्स हैं जिन्होंने जमीन पे कब्जा कर रखा, और जिन किसान, जिसे हम लोग किसान का भलाई कहते हैं, वो किसान के पास तो आज अपनी जमीन भी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें तो दोनों के बीच में हमें अगर इस इशू को समझना है, किसानों का मुद्दा, अब ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इन मुद्दों पे आपको बहुत पीछे तक जाना पड़ेगा। इसमें इतिहास खंगालना पड़ेगा, इसमें अर्थव्यवस्था खंगालनी पड़ेगी, 1965 में ऐसा क्या हुआ था, इसमें आपको जो है वो राजनीति को यानी पॉलिटिक और राजव्यवस्था को संभालना पड़ेगा, किस प्रकार के कानून बने और किस प्रकार की संशोधन की आवश्यकता, और इसमें समाज का भी अध्ययन करना पड़ेगा कि कृषक समाज में कौन विरोध कर रहा है और कौन समर्थन कर रहा है, यह भी आपको समझना पड़ेगा। यानी यह एक मुद्दा है, इसमें जटिलता है, इसमें विवाद है। अगर हम आज हरियाणा और दिल्ली के बीच में जल विवाद की बात करें तो आखिर यह जल विवाद क्यों है, क्या कारण है जो यमुना नदी के पानी को लेकर विवाद हो रहा है और यहां पर दोनों जो है राज्यों की जनता परेशान हो रही है। एक जो कृषि आधारित है और एक जहां पर बहुत ढेर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, उन दोनों में दोनों राज्यों का कैरेक्टर यानी हरियाणा और जो आपका दिल्ली है कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाना चाहिए, ये चुनौतियां आपके सामने निरंतर आएंगी और यहां पर आपको उसकी डेप्थ यानी इसकी गहराई में आपको जाना पड़ेगा। यूपीएससी इसकी डिमांड करता है। अब यहां पर आपको मुद्दों की पहचान करनी पड़ेगी, याद रखिएगा, मुद्दों की पहचान करनी पड़ेगी। आप स्टूडेंट ज्यादातर जो है यहीं पर रुक जाते हैं, आप 1 साल 2 साल इसमें फंस जाते हैं। आप मुझे बताइए, कावेरी जल विवाद, कावेरी जल विवाद बेसिकली आपने देखा एग्जाम में आया हुआ है। क्या आप में से कई लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, ठीक है, बर्थ भी नहीं हुई होगी, तब से विवाद चलता चला आ रहा है, बहुत लंबे समय से यह विवाद चलता चला आ रहा है। जमीनों का विवाद जो है, कृषि को लेकर विवाद, ये आपके पैदाइश से पहले का है। यानी अगर मैं बात करूं, फिर से कह रहा हूं, मुद्दे हमारे पास्ट में भी होते हैं, हमारे प्रेजेंट में भी चल रहे होते हैं और इनके हल खोजने का लगातार प्रयास जारी रहता है। आतंकवाद का मुद्दा, नक्सलवाद का मुद्दा, जमीन को हड़पने का मुद्दा, क्षेत्रीय असमानता का मुद्दा, विकास हर जगह ना पहुंच पाने का मुद्दा, स्वास्थ्य सेवाओं का जो है वो अपरिहार्य ना होना, शिक्षा का सभी के लिए सार्वभौमिक ना होना, ये मुद्दे आपके पैदाइश से पहले के थे। ठीक है, जब आपके पिताजी शायद पढ़ाई करते होंगे तब भी ये उससे पहले के मुद्दे बने हुए हैं। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि हमें 1 साल पढ़ना है या 2 साल पढ़ना है? यहां एक नजर चाहिए होती है कि हम उन मुद्दों की पहचान कैसे करते हैं, हम उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये बात आप बहुत बहुत ध्यान से इसको समझेंगे कि यूपीएससी के अगले जाना है तो वी हैव टू आइडेंटिफाई इश्यूज। अब तो यूपीएससी ने और टफ कर दिया है, वो कहता है कॉन्फ्लिक्ट्स, विवाद भी मुझे जानकारी लेनी है, मुझे इसमें विवादों की भी जानकारी आपसे चाहिए, मुझे कॉन्फ्लिक्ट भी समझना है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि जहां पर 2 पार्टीज होती हैं, याद रखिएगा, कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं? विवाद। अब ये क्वेश्चन और जटिल होने लगे हैं क्योंकि मैं जल्दी ही आंसर राइटिंग की क्लास शुरू कर रहा हूं, तो तुम्हें इसके साथ बड़ा साक्षात्कार होगा, तुम्हारा मजा आएगा तुम्हें एक अलग तरीके से, जहां पर आप देखेंगे जहां अपना मत रखने का, समालोचनात्मक तरीके से विवरण करने का, आलोचनात्मक परीक्षण करने का, जब ये शब्द वहां पर आते हैं तो वहां एक नया शब्द आता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट या विवाद। अब मुद्दों से भी आगे चला गया, ठीक है, रीजन ये हो गया है, यहां समझिएगा आखिर इस पर यूपीएससी इतना फोकस क्यों कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए क्या चुनौतियां आती हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, एक दिक्कत होने वाली है कि ये कॉन्फ्लिक्ट की हमें आज इस पर इतने क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, विवादों पर इतने क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है 1991 से भारत को एक नई जो है वो एक नई अंगड़ाई भारत में आई। 1991 से हमने भारत को खोला, एलपीजी व्यवस्था की तरफ हम बढ़े और धीरे धीरे आपने देखा होगा कि आपके पास धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था ओपन होनी शुरू होती, ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव आना शुरू होता है हमारे यहाँ। ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ता है, धीरे धीरे समय के साथ समाज के हर हिस्से में इसका प्रभाव आना शुरू होता है। भारत में विदेशी चैनल, टीवी चैनल, वो रात दिन 24 घंटे जो चिल्लाते रहते हैं, बात करते रहते हैं, किसी भी बात का बतंगड़ बनाने में जिनको महारत हासिल है,
वो जो सोशल मीडिया है जिस पर आप कोई भी किसी के लिए कुछ भी कर सकता है, कह सकता है। ट्विटर एक इतना बड़ा सेगमेंट हो गया कि सरकार को भी उससे लड़ने के लिए तैयारी करनी पड़ रही है, और ट्विटर का एक हैशटैग जो है वो अच्छे अच्छों की जो है वो ऐसी तैसी कर सकता है। अभी आपने जो है हरदीप सिंह पुरी जो केंद्रीय मंत्री, उनकी पत्नी के केस में अभी आपने देखा कोर्ट का डिसीजन क्या आया है। पर सवाल है यहां पर, ये जो कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे समाज में इन चीजों का दबदबा बढ़ने लगा। धीरे धीरे समाज, आप सोशल मीडिया, मोबाइल आपके पास है, जैसे इसी चैनल पे कुछ लोग आके उठपटांग कुछ भी लिख देंगे, भले चाहे टीचर 1 घंटा गला फाड़ रहा हो, अच्छा वो यहां आके लिख भी देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूं, अरे ये ठीक नहीं है, फलाना नहीं, अच्छा तुम्हें इसी चैनल पे रहना है, मुझे सुनना भी तुम्हें है, और उसके बाद तुम्हें मुझे यहां पर जो है वो गलत सलत गाना भी है। तो इसका मतलब क्या, इनको ट्रॉल्स कहते हैं, इनकी कोई पहचान नहीं, एनोनिमस है। अब ये ट्रॉल्स को भी पैसा मिलता है, किसी ने 50-100 दे दिया, जाओ यार ओजांग की क्लास खराब करो, ये इनका दिन भर की दिहाड़ी हो गई, शाम को दारू मुर्गे के लिए इनको जुगाड़ मिल गया। तो बेसिकली क्या होता है, इस तरह की एक बहुत बड़ा एक समाज में डायमेंशन, यानी उचित और अनुचित के बीच का अंतर खत्म होने लगा। अब हम अपनी, इससे जो सबसे बड़ा जो फायदा हुआ वो हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, हर जगह बात को पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस बात के पहुंचाने से एक और बात हुई, यहां पर अब ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन भी बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हुआ, और यहां पर धड़े यानी ग्रुप्स बनने शुरू हो गए। अब ये ग्रुप्स जो होंगे हमारे भारत में पिछले कुछ समय से आप देखोगे तो विरोध के लिए विरोध करने का जो एक सिस्टम वो शुरू हो चुका है। मुझे आपका अपोजिशन करना है, अपोज करना है, मैं किसी भी बात पे करूंगा। तो एक ये कल्चर ये धीरे धीरे डेवलप होने लगा, क्योंकि अचानक से हम इतने मैच्योर नहीं थे और अचानक से हमें बोलने के लिए ऐसा खुला मंच मिलने लगा। तो हमने क्या किया, हमने विरोध के लिए विरोध करना शुरू कर दिया। एक होता है कारण के लिए विरोध करना, कॉज के लिए, एक जो है वो एक महत्वपूर्ण, एक होता है विरोध के लिए विरोध करना। और धीरे धीरे कुछ समय से देखा जा रहा है कि विरोध के लिए विरोध की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, अब वहां पर क्या हुआ, इस वजह से एक दबाव, एक जो है वो सेगमेंट शुरू हुआ, और हम यहां तक कि किसी की मृत्यु पर भी क्या होता है कि हम उस पर उल्लास मनाने लगते हैं। ठीक है, किसी भारतवंशी के कार्य पे हम उल्लास मनाने लगते हैं। तो इसकी वजह से जो होता है वहां पर एक बहुत ही ज्यादा जो है वो एक विरोध के लिए विरोध शुरू हो जाता है। जो लिंचिंग हो रही है, तमाम तरह की चीजें हो रही हैं, समाज जो है तेजी से 2 भागों में विभाजित होता दिखाई पड़ रहा है। यह विवादों को जन्म देता है। ठीक है, विवादों को। अब आप एज अ ऑफिसर, आप डीएम है, एसपी है, आप सोचिए इन्हीं के बीच में आपको रहना है। फॉर एग्जांपल आप देखिए कितने डीएम इस समय चर्चा में, एसडीएम और डीएम आ गए, किसी को थप्पड़ मारने, किसी को समझाने के लिए। अब उस स्थिति में हो सकता है कि वो व्यक्ति लॉकडाउन का जो है विरोध कर रहा हो, लॉकडाउन के नियमों को पालन, अब दबाव कितना, सरकार कह रही तुम्हें लॉकडाउन करना है, ठीक है, तुम्हें लोगों को घरों में रहना है, और तुम्हें जो घर पे रहने जो नहीं मान रहा है, लोग अपनी विवाद कर रहे, छोटी छोटी बात का वीडियो वायरल कर दे रहे हैं, पुलिस वालों के सामने कितनी समस्याएं होती चली जा रही हैं। तो आने वाले समय में जिस समाज का पार्ट बनने चले जा रहे हैं वहां पर विवाद बहुत तेजी से आएंगे। ठीक है, बहुत तेजी से पनपेंगे, और ऐसे विवादों को समझाने के लिए तमाम, जैसे ऑफिसर से कहा जा रहा है कि आपको अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए था, उस बच्चे के ऊपर आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए, या जो है शादी में सबको जो है वो धमका के बंद नहीं करना चाहिए। पर एक इंसान जो उस सिचुएशन में होता है उसको समझिए कि वो किस दबाव से, एक तरफ तो लगातार सरकार ही दबाव बना रही कि भाई सारे नियम पालन होने चाहिए, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। एक तरफ आप जब समाज से जाकर कहते हैं तो कोई भी आपकी वीडियो वायरल कर देता है, कुछ भी। अब आप सोचिए आप कितने विवाद और कितने प्रेशर में काम कर रहे होंगे। इस तरह से जब आप विवादों को समझने की, आखिर इस विवाद की मूल जड़ क्या है, जब आप उस विवाद को समझने की तरफ जाते हैं तो आपको एक समाधान के लिए रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। और अभी जो समाज का चेहरा है, अभी जो समाज का चरित्र है, उसमें विवाद ऑटोमेटिकली जन्म लेना शुरू कर देते हैं। राइट, तो यहां पर जो है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सेगमेंट होता है। यानी आने वाले टाइम में मैं मान के चल रहा हूं कि आप देश के एक सबसे होनहार अधिकारियों में से एक होंगे, और आप बहुत कठिन से कठिन चुनौतियों को भी डील करेंगे। करंट अफेयर्स का जो दबदबा सन 2013-2011 से जो हमने सीसैट लेकर आए, और 2013 से आपने देखा कि इसका हिस्सा बढ़ता चला जा रहा है। उसके पीछे बेसिकली जो है वो वीरप्पा मोइली की जो रिपोर्ट आई थी, और जहां पर एआरसी में भी बात ये आई थी, और लगातार हर रिपोर्ट्स में ये कह रहा था कि हमारे सिविल सेवा के जो अधिकारी हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, वो बदलते भारत, ये भारत आ रहा है। अब आप किसी का भी चरित्र हनन टीवी पे कर सकते हैं, रिपोर्टर जो खुद हो सकता है कि पता नहीं कैसा हो, लेकिन वो किसी का भी 30 मिनट के अंदर किसी का भी ऐसी तैसी किया जा सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी की भी ऐसी तैसी कर सकते हैं। आज की डेट में कोई लगाम नहीं है। भारत के कानून अभी आपने कल की न्यूज पढ़ी होगी, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा यार जिस कानून में गांधी गिरफ्तार हुए थे उस कानून को अभी तक तुम ढो क्यों रहे हो, देशद्रोह के कानून को। ठीक है, सिंपल सी, अभी आपने कल का पेपर पढ़ा होगा,
यानी अभी भी भारत का आईपीसी अंग्रेजों का दिया हुआ है। हम भारतीय 75 साल बाद ये समझ ही नहीं पाए, ये विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि भैया हम अपने देश को अपने कानून के हिसाब से चला सकते हैं। उनको ब्रिटिश कानूनों में, इंडियन पीनल कोड के कानून जो मोस्टली ब्रिटिश ने दिए, 80% अभी भी वही हम लेकर ढो रहे हैं। और कल सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि गांधी को जिसमें जेल हुई थी इतने समय पहले, वो कानून अभी भी जिंदा क्यों है। और पूरे आईपीसी में आपको तो पता भी नहीं होगा, ऐसे ढेरों कानून है जिनको अंग्रेजों ने बनाया था भारतीयों का शोषण करने के लिए, वो कानून स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा। यह विवाद का विषय है, यह मुद्दा है, इस पर आपको ध्यान देना है, इस पर आपको समझना है कि राष्ट्र, आप एक आधुनिक राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, आप भारत को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाने पर, लेकिन अंग्रेजों के कानून से, यानी मानसिकता आपकी सेट है कि जो अंग्रेज है वो आपसे बेहतर है, वो जो है जो बनाकर गया है वो लैंड कानून, हमारे वन्य कानून, हमारे जो आदिवासी भाई बहन है उनको जो है निकाल के बाहर कर दिया जाता है, ये अंग्रेजों के बनाए कानून है। और उन कानूनों पर हमारा इतना भरोसा है, हम भारतीयों को अपने ऊपर इतना जो है अविश्वास है कि हम वो जो है वो बदलाव करने की इच्छा शक्ति में नहीं है। तो इस अविश्वास से विश्वास का जो दौर होगा, याद रखिएगा, इस अविश्वास से, भाई अगर हमें विश्वास होता है तो हम अपने देश के लिए कानून खुद बनाते। आईपीसी आप किसी भी वकील से पूछ लीजिए कि भैया इसमें अंग्रेजों का हिस्सेदारी कितनी है आईपीसी में, वो खुद तुम्हें बता देगा। मोस्टली वही चल रहा है, थोड़ा बहुत कहीं छोटा मोटा बदल देते। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, ठीक है। तो इस आज आप किसी भी फॉरेस्ट जो है ऑफिसर से पूछ लीजिए कि सर ये फॉरेस्ट कानून मोस्टली किसके द्वारा बनाए गए, सब तुम्हें पता चलेगा वो अंग्रेजों के समय से बने हुए हैं, ठीक है। वहां पर जहां पर जो है एक अधिकारी सब कुछ देगा। अभी एक मूवी आई है शेरनी, उसमें आप देख लीजिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसमें एक बड़ा खूबसूरत सा डायलॉग है कि अंग्रेजों के बनाए कानून थे और इसमें एक ही काम था, अपने बॉस को खुश रखना, इन आदिवासियों के जीवन का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो वो आपको वहां पर जो है वो आपको इसके हिसाब से पता चल जाएगा। तो अविश्वास से विश्वास का जो दौर है, इस दौर में इस ऑफिसर की बड़ी भूमिका है भाई। जो आप बनने जा रहे हैं वो समाज के एक बड़े हिस्से में अविश्वास है, अपने प्रति अविश्वास है, उस अविश्वास को विश्वास में कन्वर्ट करने का कि ये हम भारतीय हैं बहुत बेहतरीन, हमारा अतीत बहुत बेहतरीन, हमें किसी जगह पूछने की जरूरत थोड़े ना है, हमारी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। तो यहां पर क्या होगा, इस दौरान एक गैप क्रिएट होता है जहां पर विवाद जन्म लेते हैं। हम किस तरफ जाएं, हम उनकी सुने जिसे हम लोग इंटेलिजेंस या बुद्धिजीवी कहते हैं, ठीक है। अब बुद्धिजीवी में एक मिनिस्टर, सोच के देखिए, एक मिनिस्टर इंग्लिश अच्छी नहीं लिख पा रहा है इसलिए उसकी आलोचना हो रही, पुराने ट्वीट निकाले जा रहे हैं। अरे अंग्रेजी तुम्हारी भाषा है क्या भाई, अंग्रेजी तुम्हारे माथे पे लिखी है। ये जो मानस पुत्र छोड़कर चले गए हैं अंग्रेज अपने पीछे, जो रूप रंग में भारतीय हैं, लेकिन यहां जो बुद्धि है वो वही वाली है उनकी जो अंग्रेजों वाली है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा, अब आप इस आधार, अरे अंग्रेजी नहीं आती तो मैं बेवकूफ हूं क्या, मैं जो गधा हूं, नहीं भाई। मुझे कोई भी देश, जापानीज, चाइनीज, अपनी भाषा सीखकर अपनी भाषा में काम करके आज आगे बढ़े। हम दूसरे की भाषा सीखकर आप कहीं और बैठे हुए हैं, ठीक है। हम ना हम मैन्युफैक्चरिंग में कुछ कर पा रहे हैं, हमारी एग्रीकल्चर डूबी हुई है, सर्विस सेक्टर में हम रोजगार ज्यादा दे नहीं पा रहे, हमारी हालत तो वैसे ही खराब है। तो अब ऐसी कंडीशन में जब तक आप इस चीजों को नहीं समझेंगे, विवाद क्या है, इसकी जड़ें क्या है। अब विवाद की जो होती है, विवाद में एक सबसे खास बात होता है, विवाद की जड़ें होती हैं। जड़ें जमीन के अंदर होती है, दिखती नहीं है, याद रखिएगा। कोई भी वृक्ष है, कोई भी पेड़ है, तो उसकी जड़ें क्या होती हैं, जमीन के अंदर होती हैं। विवाद की जड़ें होती हैं। विवाद ये होता है, विवाद ये आपको दिखाई पड़ा, ये रहा एक फल आपने देखा, बोले सर ये विवाद है, ये जो पेड़ आम लगा है वो ये विवाद है। लेकिन जो ऑफिस जो इंपॉर्टेंट तरीके से तैयारी करते हैं, यूपीएससी का कोर जानते हैं, वो समझते हैं कि यार विवाद की जड़ें कहां, जरा ढूंढो तो। हरियाणा दिल्ली में पानी को लेकर बात हो रही, विवाद हो रहा है, लेकिन जड़ कहां है, जड़ आपको ढूंढनी पड़ेगी। कितना पानी दिल्ली इस्तेमाल कर रहा है, कितना क्यूसेक वाटर हरियाणा इस्तेमाल कर रहा है, पानी आ कहां से रहा है, जल की आपूर्ति कितनी है, कहीं पहाड़ों से तो जल की आपूर्ति कम नहीं हो गई, या एक्सेसिव यूज, मिस यूज ऑफ वाटर तो नहीं हो रहा है, समाज में लोग पानी की कीमत नहीं समझ के उसका मिस यूज कर रहे हैं, सरकारी मुफ्त में जो है वो पानी तो नहीं बांट रही है, ठीक है। और प्राकृतिक संसाधनों का जो है इस तरह से जो है वो दोहन नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। तो आप जैसे जैसे उसकी जड़ों में पहुंचेंगे वैसे वैसे आपकी समझ जो है वो बहुत गहरी होती चली जाएगी, और वैसे वैसे आगे चलकर ये अगर आपकी प्रवृत्ति बन जाएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका अगर नेचर बन जाएगा, तो मैं आपको ये नहीं कहता कि सर आप यूपीएससी क्वालिफाई करोगे, सिर्फ यही मेरा लक्ष्य भी नहीं है कि आप यूपीएससी क्वालिफाई करो और कल तुम्हारा अखबार में नाम पड़े कि भैया 4 करोड़ के घोटाले में जो है वो जैसे दांत निकाले मस्सा यहां लगाए और तुम पकड़े गए हो। नहीं, मैं चाहता हूं कि कल जब यूपीएससी क्वालिफाई करो, कल को तुम भारत की समस्याओं के समाधान में अपना सक्रिय योगदान दो,
ठीक है, अपना जो है वो एक बहुत ही एक्टिव जो है वो पार्टिसिपेशन करो। ये एक मेरी जो है वो ख्वाहिश है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम विवादों को धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। तो फिर से मैं आपसे एक बार बात करता हूं, राइट, कि करंट अफेयर जो है वो आपको फोकस करना होगा। आप यहां पर अब 1 साल या 2 साल नहीं, आप अपने शिफ्टिंग करेंगे इश्यूज की तरफ, मुद्दों की तरफ। मुद्दे आपकी पकड़ में आने चाहिए। अगर यूपीएससी की तरफ आप जा रहे हो तो मुद्दे आपके जो इश्यूज हैं वो आपको समझ में आने चाहिए। पहला, स्टैटोडायनेमिक पढ़ने का आपका तरीका होना चाहिए, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो आप क्लियर करना चाहते हैं यानी अपने सब्जेक्ट के साथ उसको जोड़ के आपको पढ़ना आना चाहिए। और दूसरा जो होता है वो इश्यूज पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। मुद्दे वो कौन से मुद्दे, वो जो भारत के निर्माण में सहायक हो सकते हैं, वो जो चुनौतियों का समाधान ढूंढ सकते हैं। और मुद्दों से भी ज्यादा अब कॉन्फ्लिक्ट को आपके समझ में आनी चाहिए कि समाज का नेचर बदल रहा है। पहले डीएमएसपी क्या करते थे किसी को नहीं, राजा टाइप होते थे यार, कौन फोटो बना रहा है, कौन खींच रहा है, ठीक है। लेकिन अब तो आप देखिए डीएमएसपी की हालत, माफी मांगनी पड़ रही है राष्ट्र से। जरा सी कोई बात हुई, किसी ने वीडियो वायरल कर दी। तो अभी जो समाज है वो, उसके हालात जो वो बिल्कुल अलग है, ठीक है, ये बिल्कुल ही अलग जो है वो हम देश से गुजर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको इसकी गहराई को समझना पड़ेगा। अब क्या इसमें दिक्कत क्या आती है, दिक्कत आती है इनर्शिया। जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं, जैसे अभी आपका शुरुआत है, सर कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, मैं कह दूंगा जागरण पढ़ लो, हिंदू पढ़ लो, एक्सप्रेस पढ़ लो, ठीक है, जनसत्ता पढ़ लो, ये 4 में से कोई भी पढ़ लो, अब हिंदी इंग्लिश जो भी पढ़ते हो। ये बता देने से क्या काम हो जाएगा? सवाल यह है कि इस पूरे न्यूज़पेपर में 16 पन्ने का न्यूज़पेपर मान लो है, 20 पन्ने का न्यूज़पेपर है, इसमें मुद्दा कौन सा है, इसमें मुद्दा कौन सा है? क्या सारे मुद्दे? केजरीवाल जी के ऊपर किसी ने स्याही फेंकी, मुद्दा है क्या ये? ठीक है, ये किस चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, स्याही फेंक दिया, लोकतंत्र का अपमान हुआ। अरे मुद्दों को समझो, सिलेबस के हिसाब से हमारे इश्यूज क्या है, फिर इश्यूज के साथ इसमें कॉन्फ्लिक्ट कहां जनरेट हो रहा है, और अगर कॉन्फ्लिक्ट जनरेट भी हो रहा है तो क्या मैं इसके रूट्स यानी इसकी जड़ों पर पहुंच पा रहा हूं, और अगर पहुंच भी रहा हूं तो इस पूरी कहानी में टाइम कितना लग रहा है। अगर एक न्यूज को मैं 2 दिन में समझ पाता हूं तो भैया हो चुका मेरा काम, एग्जाम की डेट में मैं क्या बोलूंगा, ठीक है। तो मुझे तो मुद्दे भी समझने हैं और मुझे अपना टाइम भी सेव करना है। क्या मुझे इससे नोट्स बनाने चाहिए? अगला क्वेश्चन ही आएगा, क्या मुझे न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने चाहिए? मैं कहूं हां बनाने चाहिए, लेकिन तुम्हारे न्यूज़पेपर में नोट्स में होगा क्या? प्रधानमंत्री आज यहां गए, ठीक है, एक जो है एस्ट्रॉइड, उसका नाम KL2C AB B297 ये था, ये पृथ्वी के पास से गुजरा गया। क्या फायदा तुम्हें इसका मिला? क्या फायदा मिला जो तुमने इतना लंबा जो है K2A797B2 उसका नाम इस तरह एस्ट्रॉइड का तुमने याद कर लिया, तुम बड़ा खुश हो। कई बच्चों को मैंने देखा, ठीक है, फलाना योजना में इतने करोड़ इतने पैसे दिए गए, क्या मिला तुम्हें उस नोट्स बनाने से? क्योंकि तुम्हारे नोट्स में वो मेहनत जो है तुम्हें पता होना चाहिए, मुझे बेसिकली इसमें इश्यूज रखना क्या है मुझे। जब तक आप इस बात पर नहीं आओगे तब तक वो नोट्स तुम्हारे सिर्फ रद्दी का एक टुकड़ा है, वहां से उठा के तुमने यहां रख लिया।